बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त ज़बान इस्तेमाल करते जा रहे हैं और अवामी जलसों में वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाज रहे हैं, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान की टोन है, ये नई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन क्या इससे अब उनकी सियासी साख को नुकसान पहुँच रहा है? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर जलसे का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया और ये भी कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग, पीटीआई की जानिब से दावा किया जा रहा है 10 लाख लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। आज वफाकी वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा भी दिया गया कि जो भी लोग अदम एतमाद को का वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे वो 10 लाख लोगों के मजमे से होकर जाएंगे, फिर वापस उनको इसी में से गुजरना पड़ेगा। ये जो जलसा है जो जिसमें अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने का पीटीआई दावा कर रही है, आखिर किस पर दबाव डालने के लिए है? और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी अपोजिशन के पलड़े में इत्तेहादियों के वज़न के बारे में, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ये खबरें सामने आ रही हैं, ज़राए बता रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ मामला तय पा गए, तमाम अभी तक हतमी कुछ भी ऐलान नहीं किया गया। वहाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर, और उनका भी इस्तकबाल किया गया तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की जानिब से, अरकान की जानिब से। क्या होने जा रहा है? क्या अपोजिशन के पलड़े में इत्तेहादियों का वज़न बढ़ने जा रहा है? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब ने, सीनियर एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और सीनियर एनालिस्ट मुना आलम साहिबा शो में हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म का मुखालिफिन के खिलाफ सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल क्या उनकी अब सियासी साख को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, यकीनन नुकसान पहुंच रहा है। ये तो यही है, यानी ये लहजा जब ऐसे मौके पे इख्तियार किया जाता है तो ये कहा जाता है कि किस कदर हौसला हारे हुए इंसान में है। ये तो शिकस्त की अलामत हुआ करता है। मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में। आप अपनी ताकत का मुजाहरा क्यों करना चाहते हैं इस वक्त? मैदान में निकलकर क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं बाहर आ गया तो कितनी बड़ी ताकत होगी? आप 27 मार्च को भी जिसका जिक्र आपने लगाते हैं, क्यों करना चाहते हैं? किसको बताना चाहते हैं? ये ऑपोजिशन को जो बताना है वो तो आपको पार्लियामेंट के अंदर बताना है, और वैसे भी अगर आपको बचना है तो वो पार्लियामेंट के अंदर बचना है, और अगर आपको जीतना है तो भी पार्लियामेंट के अंदर जीतना है। ये बाहर की ताकत का क्या मज़ार है? और इस वक्त सख्त ज़बान इस्तेमाल करने से आप किस चीज़ को मुखातब कर, किन को मुखातब कर रहे हो और क्या डिवाइड कर रहे हो? कोई महाज है जो आपने छोड़ा? आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। आप यूरोपीय यूनियन, नेटो, अमेरिका, आप हीरो बनना चाहते हो क्या? ये ज़बानें हमारे हुक्मरानों ने माजी में भी इस्तेमाल की हैं हीरो बनने के लिए। हीरो वो बनता है जिसको अपनी शिकस्त नज़र आती है। मकामी इस्टेब्लिशमेंट को आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो तकरीरों में आपने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जिस अंदाज से किया, और आर्मी चीफ का नाम लिया और इस लहजे में लिया, गोया वो मुझे कुछ मशवरा दे रहे हैं, कह रहे हैं फजल रहमान के बारे में या किसी के बारे में, गोया सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। या कल उन्होंने कहा था कि न्यूट्रल तो जो होता है वो तो जानवर होता है। ये सारी बातें कह के आप कौन कौन सा महाज खोलना चाहते हैं? डी चौक पे लोगों को इकट्ठा आदमी ये कहे कि वोट देने वाले को जहां से गुजर के जाना पड़ेगा और यहीं से वापस आना पड़ेगा, ये क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ लोगों ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि नो कॉन्फिडेंस का वक्त नहीं आएगा। एक साहब ने कहा जाम कमाल वाला बात होगी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कहना चाहता हूं ये जो कुछ कह रहे हैं, ये अपनी कमजोरी को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये ताकत का इज़हार नहीं है, ये शिकस्त का इज़हार होता है, जीत का इज़हार नहीं होता। जीतने वालों का लहजा और होता है, वो इस मौके पे गालम गलोच नहीं करते। हुकूमत की कामयाबी इसी में है, अगर वो ताकत रखती है कि वो कुछ असलूबी से इस मोशन को आने दे और नाकाम होने दे। अगर आप नाकाम नहीं कर सकते तो हम में से गुजर के जाओगे, हम में से गुजर के वापस आओगे। ये कहने का मतलब क्या है? आपका क्या ख्याल है? उस दिन डी चौक पे लोग इकट्ठे हो सकेंगे? अगर आपने भी कर लिया, मुखालफों ने कर दिया, तो क्या सूरत पैदा होगी? आप किन फोर्सेस को दावत दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? जमहूरियत की मिसाल लिपेटना चाहते हैं? नहीं लिपटेगी भाई। अब सब समझदार हैं, वो जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। आपको अपने अंजाम तक इसी पार्लियामेंट के लिए पहुंचना होगा।
ठीक, रज़ा रोमी साहब, आप समझते हैं वज़ीर आज़म मुखालिफिन पर जो सियासी ज़बान का आजकल जो सख्त ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे उनकी साख को नुकसान पहुँच रहा है? देखिए, मीर साहब ने तो बड़ी जो है जामे अंदाज में पूरी सिचुएशन को समराइज कर दिया है। अब उसमें मैं क्या इजाफा करूं। बिल्कुल मेरे ख्याल से उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंच रहा है, अगरचे कि वो ये समझते हैं कि उनके जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं, जो उनकी सपोर्ट बेस है शहरी इलाकों में, वो तो इस तरह के गर्मा गर्म बयानात से बड़ी खुश होती है और वो उसको फॉलो भी करते हैं, जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे रोजाना। मगर बात यह है कि ये एक संजीदा सियासतदान को, और खुसूसन जो वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठा हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता। देखिए, जब हैं तो आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, आप अपनी पार्टी के भी वज़ीर आज़म होते हैं, आप अपने मुखालिफिन के भी वज़ीर आज़म होते हैं, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, अंदरूनी तौर पर भी और बैरून मुल्क भी। तो जब आप इस तरह की बातें शुरू हो जाएं, चलिए वो अपोजिशन को तो जो गाली गलौज का सिलसिला है वो तो पुराना है, लेकिन अब ये कि मौलाना फजलुर रहमान को फजलू कहना, उनको डीजल कहना, बिलावल को उर्दू नहीं आती, फलाना भगोड़ा है, फलाना भाग गया है, वो वक्ती तालियां तो मिल जाती हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि ये पहली बार हुआ है कि इस तरह उन्होंने, और अगर उनकी आर्मी चीफ से वो बातचीत प्राइवेट लेवल पे हुई थी, जैसे कि आम प्राइवेट महफिलों में होती है, तो आप उसको पब्लिक नहीं किया करते। मतलब उन्होंने ये कहा कि वो आप उसको फजलुर रहमान को डीजल ना कहें और नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहें, उनके इमरान खान के बकौल। और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ना सिर्फ वो उसका जिक्र कर दिया, बल्कि उन्होंने फिर उसका एक तरह से डिफाइंस भी की कि उन्होंने वही अलकाबात जो है वो इस्तेमाल किए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी वो गुस्से में भी आए हुए हैं, प्रेशर में भी आए हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये अदम एतमाद की तहरीक जो है, ये इस बार सीरियस उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई है। और यही बात है कि अगर आपने सियासी जो मसाइल हैं उनका मुकाबला करना, तो वो सियासी जी। अंदाज में होगा, वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर होगा, वो डी चौक में जलसे तो नहीं होगा, या अपोजिशन को, आर्मी चीफ को नाम लेकर बात करने से नहीं होगा। तो वो अपने पत्ते सही खेलें, अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखें, जो सो कॉल्ड उनके बागी, कोई जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं बागी अरकान हैं, उनका बंदोबस्त जी। करें, उनको अपने साथ बुलाएं और मामलात को सेट करें। आज फवाद चौधरी साहब ने उन्होंने कहा है कि जी वापस ले ले अपोजिशन, हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, मसालियत होनी चाहिए। काश के यही बात बाकी गवर्नमेंट के लेवल पर भी हो, तो हर मसले का हल निकल सकता है। 1 साल ठीक। रह गया इस गवर्नमेंट को, कोई जी। ऐसी कयामत नहीं आई कि ये वाकई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो इस वक्त। लेकिन खान साहब भी उसको जो है मजीद इश्तियाल देकर हालात को खुद भी पोलराइज मजीद कर रहे हैं। ठीक। उसमें फिर यकीनन गवर्नमेंट अपोजिशन जो है वो अपना ताबड़तोड़ हमला करेगी तहरीके अदम एतमाद में। जी। फारूक अमीर साहब, वज़ीर आज़म का मुखालिफिन के खिलाफ सख्त ज़बान का इस्तेमाल क्या उनकी सियासी साख को नुकसान पहुँचा रहा है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट। एक तो हमें बात ये जहन में रखनी चाहिए कि वो एक रवायती सियासतदान नहीं है। कंटेनर की उनकी स्पीचेस आपको याद है क्या, कैसी स्पीचेस थी उनकी? आप भूल गए कि पार्लियामेंट में जो उनका पहला खिताब था, उन्होंने क्या लोगों के सामने, अंग्रेजी में कहते हैं VOW, वाव किया था, और अपोजिशन को क्या कहा था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, वगैरह वगैरह। और फिर तो कई पहले 2-3 साल तो वो तमाम अल्फाज जो हैं वो रिपीट करते रहे। वो तुमने देखा कि वहाँ पे थोड़ा ठहराव आया कि उन्होंने अल्फाज वो रिपीट नहीं किए अपोजिशन के टॉप लीडर्स के बारे में। हाँ, अब दोबारा वो है थोड़ा उनकी है। देखिए, पाकिस्तान के अवाम जो है ना, एक चीज़ आप ये समझे कि इमरान खान इज़ बेसिकली क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन। वो एक रवायती सियासतदान नहीं है जो हमने माजी में 4-5 दहाइयों से देख रहे हैं। इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो जो उनके दिल में बात होती है वो कर देते हैं। वो एहतसाब के नारे के ऊपर आए थे, उनको वो जब वो ये बात करते हैं और वो अल्फाज यूज़ करते हैं टॉप पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, अपोजिशन के लिए, तो जिनके सारे केसेस चल रहे हैं वगैरह वगैरह, और उसी स्लोगन के ऊपर वो इलेक्शन जीत के आए। पाकिस्तान के अवाम जो है ना, बिलीव मी, आप उनके पिछले 3-4 जलसे देख रहे हैं, वो इस तरह की ओपन, स्ट्रेट, फ्रैंक और
दिलेराना गुफ्तगू जो है विच कम्स फ्रॉम द हार्ट, ईमानदाराना गुफ्तगू वो पाकिस्तान के अवाम पसंद करते हैं कि यार ये बंदा है जो कि सही मानों में इस मुल्क का खैर खा है, ये शख्स है जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखेगा, ये वो शख्स है जो कि पाकिस्तान के माफिया से लड़ाई लड़ रहा है, ये वो शख्स है जिसके खिलाफ पाकिस्तान की अशराफिया ने एक इकट्ठे होके अब उसको डाउन करने के चक्कर में, और इंटरनेशनल फैक्टर वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है फॉरेन हैंड। तो मेरा ख्याल है कि मेरी नज़र में आप देखेंगे आने वाले जलसों में वट एवर इज द रिजल्ट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस वोट, आने वाले जो भी इनके जलसे होंगे, चाहे डी चौक वाला हो 27 तारीख का, उससे पहले कोई और हो, रिकॉर्ड लोग जो हैं निकल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। तो और मैं बता फारूक दूं साहब, आप कि समझते हैं इससे उनकी सियासी साख को नुकसान नहीं पहुंच रहा? नो नॉट एट ऑल, वो तो बल्कि उल्टा मामला हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर मेरी राती सोच ये है कि आज अगर कोई चंद ऐसा हालात पैदा हो जाए कि पता लग जाए वापस वाकई 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है जमहूरी प्रोसेस है, किसी को जमहूरी प्रोसेस आगे चल रहा है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो तो, और फिर जो सीरीज ऑफ उनके जो जलसे जुलूस होंगे वो तो यहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे ऑपोजिशन वालों को कि वो, हम तो समझ रहे थे कि जनाब ये बंदा गया, ये तो 2/3 वाले चक्कर में अब निकला है साहब, ये तो हम लोग मारे गए। अच्छा। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिल्कुल ऐसे पॉलिटिशियन को पसंद करते हैं जो कि खुल के इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ललकारे, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, ये अवाम सोचते हैं। ठीक, मोना साहिबा, फारूक हमीद साहब तो कह रहे हैं कि अब तो 2/3 के चक्कर में आ गए, अब पब्लिक इसको पसंद कर रही है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से, या फिर आप समझती हैं कि सियासी साख को नुकसान पहुंच रहा है? फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो वोटर्स हैं वो तो बहुत मुतासिर होते थे जब इवन वो अपोजिशन में थे, और इस किस्म की इससे कई ज्यादा वो सख्त जबान इस्तेमाल करते थे अपने मुखालफिन के हवाले से, तो उनके जो वोटर्स थे वो बहुत खुश होते थे इस तरह की जबान से। अभी भी जाहिर है अगर मैं उनके वोटर्स के हवाले से मामला असेस करूं तो मुझे तो यही लगता है, जो मैंने उनके कुछ वोटर्स से या उनके सपोर्टर्स से मेरी बात भी हुई है तो वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लें, वो बड़े उनके बयानात को रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं। लेकिन अगर मैं उनके मुखालफिन के हवाले से बात करूं तो आपको पता है कि वो वहां पर तो सियासी साथ को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि वो उस वक्त भी यही कहते थे कि जी हमारे खिलाफ जो जबान अब इस्तेमाल हो रही है वो इससे पहले कभी नहीं हुई, और अब वो यही अभी भी बात कर रहे हैं कि जी अब देखा ना आपने कि हम जीतने वाले हैं, तो इस वजह से वज़ीर आज़म दोबारा से हमारे खिलाफ इतनी सख्त और इस किस्म की जबान और ऐसी लैंग्वेज हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि हम जीतने वाले हैं। तो दोनों के पर्सपेक्टिव्स अलग हैं। अब आपका जाहिर है ये सवाल अगर सपोर्टर्स के पर्सपेक्टिव में है तो उनकी सियासी साख मजबूत हो रही है, लेकिन अगर आपका सवाल उनके मुखालफिन के पर्सपेक्टिव में है तो मुझे लगता है उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंच रहा है। हैविंग सेड दैट, अभी जो बात हुई है ना, देखें ये एक बात, इसमें कोई शक नहीं कि हमें मानना पड़ेगा कि हुकूमत के दावा कर रहे थे कि अपोजिशन तो बिल्कुल कमजोर है। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि अपोजिशन को तो लगता है बिल्कुल होम्योपैथिक सियासत कर रहे हैं और उनको तो इतने सालों में कुछ भी नहीं कर पाए। आपने सुना है शेख रशीद साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि जिस तरह की अपोजिशन मिली है इमरान खान को वो तो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है अपोजिशन ने। सिर्फ रिक्विजिशन जमा करवा देना ही, इजलास को बुला लेना ही, रिक्विजिट कर देना ही एक बहुत बड़ा उनकी तरफ से मार्का था जो कि हुकूमत ने कहीं से एक्सपेक्ट नहीं कर किया था। तो दैट आई थिंक यू मस्ट गिव इट टू द अपोजिशन कि उन्होंने वो करके दिखाया है। और अब हुकूमत को वाकई, क्योंकि वो उनके जो पुराने क्लेम्स थे उनको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे किया है, किस बुनियाद पर किया है। लेकिन मुझे ये जो आप बात कर रहे हैं ना तनकीद की, पिछला आप जो हाफिजाबाद में चर्चा था इमरान खान साहब का, उसमें तो मुझे लगता है उन्होंने कोई जबान इस्तेमाल नहीं की, बल्कि अक्सर लोगों ने ये कहा कि उन्होंने ना फजलू ना डीजल, ये जो सारी बातें वो करते थे वो उन्होंने नहीं की। तो एक ऐसा इंप्रेशन भी कुछ क्वार्टर्स में गया कि जो उन्होंने बात की थी कि आर्मी चीफ ने उनको रोका और उनको कहा कि आप ना बोला करें मौलाना साहब को डीजल, तो शायद उन्होंने वही मशवरा उनका वहां पर तो उन्होंने अवाम को बताया कि मुझे ऐसा कहा गया है, लेकिन उस पर शायद रीथिंक करके हुकूमत ने अपनी वही बात वापस ले ली और हाफिजाबाद में इस चीज को नहीं दोहराया गया। बहुत लोगों ने ये महसूस किया कि उनकी जो रिवायती जबान थी अपोजिशन के खिलाफ वो नजर नहीं आई हाफिजाबाद के जलसे में। उनके सपोर्टर्स तो इस बात पे मायूस हुए। गोया ये कि इसमें कोई शक नहीं कि ये तमाम जो अखाड़ा है पार्लियामेंट में लगना चाहिए,
डी चौक पर नहीं लगना चाहिए। इससे सिर्फ हर्जासराई होगी और खुदा ना ख्वास्ता कुछ खतरनाक भी हो सकता है, किसी कंफ्रंटेशन का भी खदशा है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डी चौक जलसे की। वो जलसा आखिर किस पर दबाव डालने के लिए पीटीआई करने जा रही है, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और वफाकी वज़रा का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि डी चौक पर 10 लाख लोग हम 27 मार्च को जमा करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। रज़ा रोमी साहब, ये जलसा आखिर किस पर दबाव डालने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी गुफ्तगू हो रही थी, मैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जलसे पे भी मैं बात कर देता हूँ। देखिए, ये कहना गलत है कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी के अवाम इस तरह की तकारीर पसंद करते हैं, इस तरह का लबो लहजा पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पसंद करते हैं या उनको लीडर्स का ये भी काम होता है कि वो उनको रास्ता दिखाएं और उनकी अखलाकी तरबियत भी करें। सियासी और अखलाकी तरबियत हैंड इन हैंड जाती है। भुट्टो साहब भी ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ इमरान खान नहीं है, वो भी अपने मुखालिफिन को तरह तरह के नाम वो उसकी वीडियोस भी अब चलती हैं आजकल, तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना तो लोग क्लिप निकालते हैं। लेकिन ये कहना कि वो खान साहब जो हैं वो मतलब इस तरह की लैंग्वेज करके उनके सपोर्टर्स खुश होते हैं या जब वो नहीं वो यूज करते हैं तो वो मायूस होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को और एक पूरी जनरेशन को इस तरह की बदजुबानी की आदत जो है वो डाल दी है, इसको दिया है। और ये सिर्फ खान साहब नहीं है, दुनिया में जहां जहां इस तरह के लीडर्स हैं पॉपुलिस्ट, वो इस तरह की बात करते हैं। अमेरिका में ट्रंप भी ऐसी बातें करता है और मोदी के जो भक्त हैं वो भी ऐसी बात करते हैं। और भी जो जहां जहां इस तरह के अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं वो अपने मुखालिफिन को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके, ये कोई तरीका कार ही नहीं है। अगर आपने सियासत करनी है, सियासत होती है पॉलिसी पर, कारकर्दगी पर, और आपने क्या आवाम को दिया, आपने अपने वादे पूरे किए कि नहीं किए, आप किस हद तक मामलात को आगे लेके जा रहे हैं। गाली गलौज, आई एम सॉरी, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती। मैं सिर्फ इतनी बात ऐड करना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब से इसका पॉइंट ले लेंगे बिल्कुल अब जलसे पे। जी बिल्कुल जी। तो यकीनन ये जलसा अपने ही खिलाफ हो रहा है ना। देखें, हुकूमत में कौन है इस वक्त? डी चौक पे जलसा लाके किसके खिलाफ? गवर्नमेंट ऑफ द डे तो इमरान खान साहब की है। अभी तो कोई आसार नहीं है कि वो जा रहे हैं। अभी तो तैयारियां हो रही हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और वो पता नहीं कामयाब होती हैं या नहीं होती। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, 3 बाकी 2 सूबों में उनकी हुकूमत है। तो ये भी कमाल की बात है। यही वजह है कि पिछले 3-3.5 साल में ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल रहा है कि क्या पीटीआई गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में है। क्योंकि वो उनका जो रोल है, आईनी रोल जो है, वो तो है आइन के मुताबिक जो लोगों की सहूलियात पूरा करना, उनको डिलीवर करना। लेकिन उनका जो लहजा है और जो गुफ्तार है वो अपोजिशन वाली है। अब यही बात है कि वो डी चौक में अगर जलसा करेंगे और अगर मुखालिफिन ले आते हैं तो फिर तो तसादुम होने का खदशा है। तो उससे क्या चाहते हैं कि तसादुम हो ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो सके, या हो तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाए। देखिए, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इसको हर तरह से अवॉइड करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो संजीदा लोग हैं, इमरान खान साहब के मुशीरान या वुज़रा, वो उसके खिलाफ मशवरा देंगे। आप अपने ही दारुल हुकूमत में ऐलान करके वहां पे बिठा कर और मौलाना ले आए अपने, वो जो उनकी फोर्स है और लोग ले आए, तो वहां तो फिर फड्डा होगा ना। तो उससे तो यही होता है, जब भी इस तरह वायलेंस होता है पॉलिटिकल, तो फिर मुल्क में तो मार्शल लॉ लगता है। तो क्या ये वाली तैयारियां हैं? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही सी बात है। ठीक, अब मुख्तसर एक जवाब, जलसा किस पर दबाव बढ़ाने के लिए है? ऑपोजिशन पर? जी, ऑपोजिशन पर, बिल्कुल। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, काफी बाउंसर रज़ा रोमी साहब ने आपकी तरफ फेंक दिए हैं। एक तो वो उस पर भी मुख्तसर जवाब दे दी कि दूसरा आप क्या समझते हैं, तो जलसा पीटीआई करने जा रही है, 10 लाख लोगों को लाने का दावा कर रही है, ये दबाव किस पर डाला जा रहा है? देखिए, पहली बात है, मैं वेरी क्लियर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनका इमरान खान का जो माइंडसेट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग समझ गए, पाकिस्तानी अवाम दे नॉट यूज टू हिज माइंडसेट, और उनका माइंडसेट बड़ा अटैकिंग माइंडसेट है। वो एज ए क्रिकेटर ऑल्सो जब बॉलिंग कराते थे, बड़ी जारहाना बॉलिंग होती थी। जब वो बैटिंग करते थे तो एक ओवर में पता नहीं कितने छक्के मारते थे, बड़ी जारहाना उनकी बैटिंग भी होती थी।
तो अब एज अ पॉलिटिशियन भी उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी जारहाना अप्रोच है, जो कि जाहिर बात है हमारे पॉलिटिकल। लेकिन रजा साहब का जो पॉइंट था ब्रिगेडियर साहब, वो ये था कि लीडर का काम होता है कौम की तरबियत करना भी। नहीं, वो यहाँ पे बात ये है कि उन्होंने किसी को अल्लाह किसी को कोई नंगी गालियाँ कोई ऐसी तो नहीं दी है ना। उनकी जब उनकी ज़ात पे और उनकी उनकी फैमिली पे इतना कीचड़ उछाला जाता है डायरेक्टली ओब्लिक इनडायरेक्टली, तो ठीक है, वो भी पाकिस्तान के अवाम सुन रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। लेकिन ये जब एक अपने प्रिंसिपल जो उनका सियासत का है कि पाकिस्तान के अशराफिया को उन्होंने टारगेट करना, एक्सपोज करना है, और अगर वो 3-4 नाम लेते हैं तो पहले अभी तो नहीं ले, मैंने कहा ये तो हम 10 साल से ये सुन रहे हैं, मेरे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो जारहाना बॉलिंग, जारहाना सियासत को बहुत पसंद करते हैं। इसमें कोई तरबियत वाली बात नहीं है। तरबियत का तो उन्होंने कल कह दिया कि जनाब उन्होंने वो जिस तरीके तरफ पे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की ग्रूमिंग हो, कि एक सिलेबस है, 5वीं क्लास तक सिलेबस कॉमन हो गया है। फिर रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी उन्होंने बनाई है कि कैसे स्कूल कॉलेजेस में जनाब वो रिलीजियस एजुकेशन है, दीनी एजुकेशन, तो वो तमाम चीज़ें वो एक तरबियत चल रही है। और कैसे पाकिस्तान पॉलिटिकल साइड से कैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना है, कैसे साजिशों का मुकाबला करना है। तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो बहादुर और जारहाने अप्रोच रखने वाले लीडर जो हैं उनको पसंद करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो भी इसी किस्म की उनकी सियासत भी यही जारहाना किस्म की सियासत जो है वो होती थी। अब मैं आ रहा हूँ 27 अपना मार्च के जलसे की जो बात है, पहले तो मुझे बड़ी फारूक अभी साहब, जारहाना सियासत और मुखालिफ पार्टीज के सरबराहान को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजना, दोनों में फ़र्क है। और भाई मेरी बात सुने, अब फिर वो मैं बात को उधर तक नहीं ले जाना चाहता हूँ ना, आपके पास टाइम है इस पर, फिर एक पूरा प्रोग्राम कर लें तो फिर ज़रा और मैं खुल के बातें कर लूँगा। अभी मैं ज़रा अभी भी इसको कहना गोलमोल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ताकि ये आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो। अब मेरी बात सुने, 27 मार्च की तरफ आ जाए। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ है क्योंकि OIC FM की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो और 23 मार्च, ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हैं। इनकी बड़ी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान के लिए, एंड आई एम ग्लैड इट इज़ अ गुड डिसीजन ये इसको आगे ले गए हैं। अपना 28 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और 27 को ये जलसा। अब बात ये है कि पाकिस्तान में मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लेग। ऑब्वियसली वो जो जलसा होगा, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर या कोई ऐसे और मामला में डेवलप नहीं होती, ऑल्दो पाकिस्तान में 1 घंटे के अंदर सूरत हाल सियासी तौर पे चेंज हो सकती है, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि अपोजिशन को ऑफर की जा रही है, कोई मिडल रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, तो ठीक है वो सियासत और अपनी जगह पे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उस 27 मार्च के जलसे में एक तो बड़ी रिकॉर्ड प्रेजेंस होगी लोगों की। जिस तरह आपको याद है कि जब ये हॉस्पिटल में थे 10 मई 2013 को गिरने के बाद, तो उस वक्त जिस तरह इन्होंने हॉस्पिटल बेड से लोगों से खिताब किया था डी चौक पे, मुझे ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है। नंबर 2, ये हैंड को एक्सपोज करेंगे, बार बार ये इंटरनेशनल साजिश और फॉरेन हैंड्स की बात कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे। और फिर अब ये बात भी मुझे नजर आ रही है कि ये कोई वीडियोस ऑडियोज इनके पास हैं जो ये लोगों को दिखाना फारूक अमीर साहब क्लियर कीजिएगा, जलसा किस पर दबाव डालने के लिए आपके समय? ऑपोजिशन पर? बिल्कुल ऑपोजिशन एंड द फॉरेन हैंड्स के ऊपर। बिल्कुल ठीक। रज़ा रूमी साहब, आपसे मैं इसका मुख्तसर जवाब लेना चाहूँगा। पहले मुना आलम साहब एक, मुना साहब आप क्या समझती हैं ये जो जलसा है 27 मार्च का, ये किस पर दबाव बढ़ाने के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो जलसा वगैरह है, जाहिर है इस वक्त तसादुम की सूरत हाल का इसी वजह से खदशा है, क्योंकि आपने देखा है जैसी PTI ने जलसा अनाउंस किया है उसके फौरन बाद नून लीग ने भी अपने कारकुनान को कह दिया है कि आप भी डी चौक पहुंचे और कॉल के लिए तैयार रहें। मौलाना साहब ने भी कॉल दे रखी है अपने कारकुनान को कि कभी भी कहा जा सकता है इस्लामाबाद आए। खदशा जरूर इससे बढ़ रहा है। मैं इसलिए पहले ये बात अर्ज कर चुकी हूँ कि मुझे भी इसमें ये खौफ आ रहा है, और ये तमाम जो अखाड़ा है ये पार्लियामेंट में सजना चाहिए। वाकई अखाड़ा ना बना दे पार्लियामेंट को, तो इनको वाकईतन भी अखाड़ा बना देते हैं और गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, घूसे लाते चलाने लगते हैं और गंदी जबान और गालियां एक दूसरे की माओ बहनों की इज्जतें उछालना, अल्लाह माफ करे। तो उस तरह का अखाड़ा नहीं बनाए, अच्छा मैच्योर अखाड़ा बनाए। और ये बाहर जो इस किस्म की चीज है, और जो खास तौर पर ये कहा गया है कि हम देखेंगे जो वोट डालने जाएगा वो भी यहीं से गुजरेगा, जो वोट डाल के आएगा वो भी यहीं से गुजरेगा, जबकि स्पीकर साहब को क्लियर आज जब उन्होंने इसके ऊपर कानूनी राय मांगी तो उनको क्लियर ये बता दिया गया है कि 63A की अगर कोई डिफ्लेक्शन है तो वो वोट डालने के बाद उसकी कार्रवाई होगी।
ये नहीं हो सकता कि आप वोट डालने से पहले ही उनको जो है वो आड़े हाथों ले लें। शाह महमूद साहब का भी गालिबन एक बयान आया था कि हमारे कारकुनान उनके घर का घेराव कर लेंगे, तो मुझे लगता है ऐसी बातों से गुरेज करें और ये मतलब किसी तसादुम की तरफ अपने लोगों को भी ले जाना है, ये इन तरह की चीजों को अवॉइड करें। हुकूमत की तरफ से बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मफाहमत कर लें और ये भी कहा जा रहा है कि माहौल बहुत खराब हो गया है, तलखियां बहुत बढ़ गई हैं। एक तरफ ये बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो वोट डालने जाएगा उसको हम देख लेंगे। मिक्स्ड सिग्नल्स ना दें, एक क्लियर लाइन दें प्राइम मिनिस्टर भी कि क्या एग्जैक्टली उनकी पूरी पार्टी की तरफ से क्या लाइन जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिग्नलिंग आपको पता है बहुत नुकसानदेह होगी इनके लिए। शेख रशीद साहब ने पिछले दिनों एक बयान दिया, काफ लीग की तरफ उसका इशारा था, फिर उनको अगले रोज ही वापस लेना पड़ा जब काफ लीग ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। तो इसलिए बहुत क्लियर एक लाइन होनी चाहिए, ये मिक्स्ड सिग्नल्स ना, का भी स्टेटमेंट आ गया इसी तरह। नुकसान है। लेकिन मेरा एक बहुत इजाफी मेरी गुजारिश ये है, देखें इस किस्म की जारहाना सियासत जो एक दूसरे के ऊपर अलकाबात और गालियां गालम गलोच होते हैं, मैं बिल्कुल इसको समझती हूँ, इसकी नफी करती हूँ। ये कतन किसी की तरफ से नहीं होने चाहिए, लेकिन जो लोग ये करते हैं उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स इसको अप्रूव करते हैं, वेदर आई लाइक इट और नॉट, ये हम बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मेरी बात तो यही थी, जब भुट्टो साहब ये करते थे वो बाकायदा जानवरों से नवाजते, जानवरों के नाम देते थे, बिल्कुल सुअर वगैरह कहते थे, बहुत इस किस्म की वो बातें कहते थे, ये मैं समझती हूँ गाली होती है। लेकिन इमरान खान साहब वजीर आजम ने जो बात की है, मैं उसे गाली नहीं कहूंगी, मैं उसे अलका बात डिसरिस्पेक्टफुल कहूंगी जो उन्होंने कहा है, लेकिन गालियां नहीं दी है। बिलावल साहब ने गाली दी है, बिलावल साहब ने कहा है अपोजिशन गवर्नमेंट के लोग बिल्कुल ठीक। मुना साहब आपका पॉइंट आ गया, रजा रोमी साहब की तरफ बहुत सारे बाउंसर्स आ गए। सज्जाद सपोर्ट करते हैं, हमें शायद ये पसंद नहीं है, हमें वाकई पसंद नहीं है, लेकिन इनके जो जितने सपोर्टर्स हैं वो इन चीजों को बाय करते हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ने से पहले आपका मुख्तसर वन लाइनर, ये दबाव जलसा जो है वो किस पर दबाव बढ़ाने के लिए पीटीआई कर रही है मुना साहिबा? मुझे लगता है ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहते हैं और कुछ पावरफुल क्वार्टर्स को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पीछे बहुत सपोर्ट है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, मोना साहिबा ने कहा कि ऑपोजिशन के अलावा किसी और को भी बताना चाहते हैं, आप भी ये समझते हैं कि ऑपोजिशन के अलावा पीटीआई जलसा किस पर दबाव बढ़ाने के लिए कर रही है? दोनों बातें दुरुस्त हैं जी। और रजा रूमी साहब ने जो पूरी बहस की है, गुफ्तगू की है, खासतौर पर फारूक हमीद साहब की गुफ्तगू के हवाले से, मैं उसे 100% इत्तफाक करता हूँ। फारूक हमीद साहब मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता था कि उनकी बातों का जवाब दूं। रजा रूमी साहब ने मेरा बोझ हल्का कर दिया है। मैं उनको समझाता भी रहता हूँ, अक्सर समझाता रहता हूँ। वो तो कंटेनर पर भी खड़े रहे हैं और वो एक सियासत का एक खास मिजाज रखते हैं, एक नज़रिया रखते हैं, नुक्ता नज़र रखते हैं, एक मुहिब्बे वतन शख्स हैं। लेकिन उसके बावजूद जो उनका नज़रिया, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन उसे अब सोचना चाहिए, अब जब दूसरे मरहले पे हम पहुंचे हैं, जब फिर हम कंटेनर पे जाने वाले हैं शायद, तो ये क्या सियासत कुछ पे कर सकती है? आज जारियत का मतलब एक फौजी अगर मुझे ये बताए कि इस तरह की गालिम गलोच और चढ़ दौड़ने का नाम जारियत है, तो मुझे अफसोस होगा। There's a method in madness. गालम गलोच तो सज्जाद मीर साहब ने कहा, अलकाबात कहा जा सकता है। जब आपने चढ़ाई करनी है दुश्मन पर अटैक करना है और डिफेंस की बजाय आपने ऑफेंस करना है, तो उस ऑफेंस का मतलब क्या होता है? इस बात को अगर हम समझ लिया, अलकाबात नहीं है, ये अलकाबात नहीं है। यानी मैं बयान नहीं करना चाहता, उनको दोहराना नहीं चाहता। चूहा तो उन्होंने भी कहा है, कुछ और भी कहा, 3 चूहे घर से निकले, ये क्या क्या कहना चाहते हैं? और जो जबान इस्तेमाल कर रही, जो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक लहजा है। और सच्ची बात यह है कि 23 मार्च में जो वो दिखाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी वो या तो खाना जंगी होगी, या खुदा ना खास्ता वो मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा तो मुझे घसीट दिया जाएगा, ये लोग मुझे छोड़ेंगे, और मार्शल लॉ लगना नहीं। अब उन लोगों ने नहीं आना, फारूक हमीद साहब के दोस्तों ने अब नहीं आना। उन्होंने अब इस काम से किनारा कशी इख्तियार कर दी है, आप पे छोड़ दिया है, फिर क्या खाना जंगी होगी? क्या चाहते हैं करना? तो जलसा आप क्या समझते हैं, जलसा किस पर दबाव बढ़ाने के लिए मीर साहब? कि हम में से गुजर के जाओगे, हम में से गुजर के वापस आओगे। आप तो अपोजिशन को भी नहीं कहना चाह रहे, कह तो अपोजिशन को डरा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सारी सूरत से डरा रहे हैं किस पे? ये जो जलसा मैसेज किसी और को दे रहे हैं। ये इनकी सारी तकरीरें आजकल मैसेज किसी और को है। बिल्कुल ठीक। और उनको मैसेज दे रहे हैं जिनको किसी जमाने में ये मैसेज देते रहते थे कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है। अब एम्पायर की उंगली नहीं उठने वाली।
ये जलसा जो है जी, ये अपोजिशन पे तो है ही है। राइट, आपका पॉइंट है अमीर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है। लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा, यहाँ से गुजर के आना पड़ेगा। ये ठीक, एक तीसरी कुव्वत को पैगाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है देखो मैं मीर साहब, कितना आपका खतरनाक पॉइंट हो है, मुझे सकता ब्रेक हूँ। पर जाना है। ब्रेक के बाद हम मैं बात मुल्क करेंगे में ऑपोजिशन के पलड़े में। ऐसा लग रहा है कि इत्तेहादियों का वजन भी आने वाला है। ब्रेक के बाद पर बात होगी। अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कुछ मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। क्या हम समझते हैं आने वाले दिनों में अपोजिशन के पलड़े में इत्तेहादियों का वजन बढ़ेगा? मोना साहिबा, देखिए, आप किसी इत्तेहादी से पूछे ना तो उनका एक स्टैंडर्ड जवाब है जो कि हमारे कान पक गए सुन सुन के कि हमारे ऑप्शन खुले हैं, ऑप्शन खुले हैं, ऑप्शन खुले हैं। अब मुझे लगता है जितने दिन उनको दिए जा रहे हैं वो मजीद अपने इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, मजीद भाव ताव होगा कि क्या मिलेगा, क्या बदले में हम दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। हुकूमत से भी चल रहा है, अपोजिशन से भी चल रहा है। अलबत्ता मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि इनका पलड़ा अभी तक हमें अपोजिशन की जानिब भारी लग रहा है, क्योंकि बहुत वाज़ेह फर्क है। ये अपोजिशन से खुद मिलने जाते हैं। जरदारी हाउस चौधरी शुजात साहब तबीयत खराब होने के बावजूद खुद गए, मौलाना साहब से मिलने आए। लेकिन हुकूमत से जो मुलाकातें हो रही हैं तो हुकूमत यानी वजीर आजम भी इनसे खुद मिलने गए, MQM से बहादुराबाद भी वजीर आजम खुद मिलने गए, अभी BAP से भी मुलाकात वजीर आजम खुद पार्लियामेंट लॉजेस जाकर कर रहे हैं। तो ये एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आ रहा है। लेकिन एक अफसोस का मकाम ये है कि जिस तरह का ये भाव ताव चल रहा है, मुझे लग रहा है अपोजिशन उनको कुछ दें या उनको हुकूमत कुछ दे उनकी मांग पर या उनके सपोर्ट के बदले में। जो भी उनको ऑफर किया जा रहा है, अपोजिशन भी कर रही है, हुकूमत भी कर रहा है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये गरीब आवाम के पैसों के बदले और हमारे पैसों के बोझ पर ये तमाम तर चीजें, ये लवाजमात, ये शाखर्चियां उनके ऊपर की जा रही हैं। अफसोस का मकाम है ये जिस तरह की ये इस वक्त मामला चल रहे हैं। ये मुझे तो इत्तेहादी जमातों के हवाले से एक अफसोस ही हो रहा है। काफ लीग का एक डायरेक्ट स्पीच समझ आ रहा है क्योंकि वो डायरेक्ट उम्मीदवार है वजीर आला पंजाब बनने के। MQM की जहां तक बात है, वो कह रहे हैं हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे तो वो 11 नुकात हैं वो पूरे करने हैं। तो 11 नुकात अगर पूरे नहीं हुए थे, आपने पहले क्यों नहीं बोला? आप भी वक्त का इंतजार कर रहे थे। BAP का मसला ये है, आपने याद होगा आपको, वो जो वजीर आला बलोचिस्तान के जाम कमाल साहब चेंज हुए थे, उनके अपने लोगों ने चेंज किए थे। मैं मानती हूँ इसमें कि वहां पर वफाक के लोगों ने कुछ मुदाखलत या उनकी मदद की थी, लेकिन उनके अपने लोग भी तो उनसे नाराज थे जिनकी बुनियाद पर उन्होंने उनको चेंज किया था। इतने महीने तक उनको कुछ याद नहीं आया, लेकिन अब जब उन्हें लगा कि मौका है, बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है, तो ये तमाम तर तहफ्फुज़ात इनको याद आ तो अब गए। आप समझते हैं इस सारी सूरत हाल का फायदा इत्तेहादी उठाने जा रहे हैं? इत्तेहादी अपोजिशन के पलड़े में अपना वजन डाल देंगे? ये कहना कबलस वक्त है, लेकिन अभी तक उनका झुकाव वाज़ेह तौर पर अपोजिशन की तरफ। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप क्या समझते हैं अपोजिशन के पलड़े में वजन आने वाला है हुकूमती इत्तेहादियों का भी? क्योंकि मोना साहब ने पॉइंट उठाया कि जो हुकूमती इत्तेहादी है वो खुद जाकर अपोजिशन से मिल रहे हैं, जबकि हुकूमत को वहां जाना पड़ता है मिलने के लिए। नहीं, ये बात तो सही है कि इस वक्त ऑपोजिशन जो इत्तेहादी हैं वो उनके लिए एक किस्म का ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई उनकी लॉटरी निकल आई है। और वो जनाब ऑपोजिशन के साथ भी उनके बड़े राउंड्स बातचीत के हो चुके हैं और इसी तरह गवर्नमेंट के साथ भी। तो वो देखें ना, चाइनीज़ टॉप डिप्लोमेट वो भी उनके घर गए हैं मिलने के लिए उनको। इसका मतलब यह है कि और सीटें कितनी है, 5 सीटें 6 सीटें इस किस्म के ये छोटे ग्रुप हैं, लेकिन बट इस वक्त दे मैटर, उनकी एक पॉलिटिकल न्यूसेंस वैल्यू है और उसको वो ठीक ठाक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एज वी स्पीक अभी तक तो हम ये नहीं कह सकते कि पलड़ा भारी यस इन अ वे कि वो उस तरह भी खुल के गवर्नमेंट की सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, वेग रखा हुआ है, एम्बिगुअस रखा हुआ है। कल सुबह क्या सूरत हाल हो जाए वी डोंट नो। सिचुएशन इतनी फ्लूइड है, इतनी वो अपना वोलेटाइल है उस हवाले से। तो मैं ये कहूँगा कि अब 27 को 28 को अगर वोटर नो कॉन्फ्रेंस चला गया है तो ये बहुत टाइम है। ये अपना तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते के अंदर तो बहुत टाइम होता, पाकिस्तान की सियासत में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। इत्तेहादी जो हैं वो दुश्मन भी बन सकते हैं, वो दोबारा वापस भी आ सकते हैं। वोटर नो कॉन्फिडेंस का वो आज शाम को एक और शोशा छोड़ दिया गया है सोशल मीडिया पे कि गालिबन हो ही ना, अब क्यों ना हो वगैरह ये वो। सो बहुत ही
जिसको कहते हैं ना कि सिचुएशन बिल्कुल वाज़े नहीं है, लेकिन यस द एलाइज आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। उनको सही मानों में वो इंश्योर कर रहे हैं कि अपनी डिमांड भी पेश करें, जितना वो खींच सकते हैं, जितना रिलीफ ले सकते हैं, जितने कंसेशन ले सकते हैं, दोनों फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, मेरा ख्याल है दे आर डूइंग दैट। ठीक। रज़ा रोमी साहब, काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए थे आपके पिछले जवाब पर भी। एक तो उसमें बता दिया, क्योंकि फारूक अमीर साहब कह रहे हैं वो जारहाना अंदाज है इमरान खान साहब का, जिसको उनके लोग पसंद करते हैं। दूसरा, ऑपोजिशन के पलड़े में आपको भी लगता है इत्तेहादियों का वजन बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा? देखिए, पहले तो ये बात है कि आप एंकर्स को और टीवी चैनल्स को तो ये बड़ा मजा आता है ना कि रेटिंग हो, बाउंसर्स हो, गुगलियां हो। तो बिल्कुल ऐसी बात ही। ब्रिगेडियर साहब तो मेरे बड़े मेहरबान और मोहतरम हमारे पुरानी दोस्ती है। मैंने तो उनसे बसद एहतराम ही इख्तलाफ किया है, और मैंने कहा कि मैं अपनी राय जो है वो रिकॉर्ड पर बस मैं रखूं, भी आपकी क्योंकि राय ये लेना जारी चाह बात रहा है था बहुत रोमी सारे साहब। लोग। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं उसमें सिर्फ ये इजाफा कहूंगा, ये ठीक है, ये बात ठीक है कि लोगों को इस तरह का लबो लहजा पसंद आता है। बिल्कुल लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन मेरा मुख्तलिफ था, और मैं उसको दोहराई देता हूं। मैं ये कहता हूं कि जो लीडर होता है, चाहे वो अपोजिशन का हो या हुकूमत का हो, उसके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। वो एक जो है जनरेशन्स की तरबियत कर रहा होता है। देखिए, जब इन्होंने ये जलसा किया तो डॉन अखबार, जो कि पाकिस्तान का मौकर पेपर ऑफ रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा प्रोफेनिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया। प्रोफेनिटी को अगर मैं उर्दू में तर्जुमा करूं तो गुस्ताखाना, बदजुबानी, या एक गलत अंदाज में बात करना। अब देखिए, एक नेशनल अखबार जो है वो इस तरह की हेडलाइन लगा रहा है वजीर आजम के बारे में, तो फिर अफसोस की बात है। तो बहरहाल ये सबकी राय आ गई, हमें हर एक की राय का एहतराम करना चाहिए, और आपने मुझे स्पेस दी, मैं इसका मशकूर हूँ। मैं सिर्फ इतनी ये बात कहूंगा कि खान साहब की जो तर्ज सियासत है, वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी अपने पत्ते खेले, वो ये याद रखे कि उनके जो नौजवान वो उनकी बात को हर फॉलो करते हैं और उसको दोहराते हैं। हम चूंकि सोशल मीडिया पे उसका रोजाना एक मंजर देखते हैं, उसका शिकार भी रहते हैं, इसलिए हमें वो इस बात के ऊपर तशवीश होती है कि किस डायरेक्शन में नौजवान जो हैं वो उनको ले जाया जा रहा है। कोई भी करे, कोई और सियासी जोमा भी ये करे तो हम उसकी तायद नहीं करते। और अपोजिशन के चंद ऐसे लीडर्स हैं, वो भी इस तरह की गलत बदजुबानी करते हैं, तो हम उनको भी कॉल आउट करते हैं। हमारा सिर्फ ये काम होता है कि जो चीज हमें गलत दिखाई दे रही हो, उसको गलत कहना जो है, मैं समझता हूँ वो हक बात है और वो जिहाद है। अच्छा, अब रही बात के ऑपोजिशन के और इत्तेहादियों का। देखिए, इत्तेहादी जो हैं वो इस वक्त एक गू मगू की सूरत हाल में है। जैसे कि मीर साहब ने अपने पिछले जवाब में ये कहा कि एक न्यूट्रलिटी या गैर जानिबदारी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिखाई दे रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने गालिबन ये पॉलिसी अपना ली है, उन्होंने कहा ना तो हम किसी हुकूमत के बिहाफ के ऊपर कोई मेडलिंग करेंगे, ना ही हम अपोजिशन के बिहाफ पे मेडलिंग करेंगे। अभी जो हमारी इत्तेहादी जमातें ना छोटी, इनको आदत पड़ी हुई है कि इनको इशारा कहीं से आए, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, वो आ नहीं रहा। इसलिए उनको समझ आती है कि वो एक दिन कहते हैं कि जी ठीक है हम ऑपोजिशन के साथ हैं, अगले दिन वो कहते हैं नहीं नहीं, क्या पता ये फेल हो जाए, हुकूमत में ही रहो, इमरान खान जीत जाए फिर से। तो एमक्यूएम हो, चाहे ये एमक्यूएम का धड़ा है, पीएमएलक्यू तो है ही पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी, और जो बाप है, और नाम ले लेते हैं, और जीडीए, आप सब जानते हैं किसने उनको कैसे किन हालात में बनवाया। उनको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, या सिग्नल जो है वो येलो बत्ती लगी हुई है, ना ग्रीन है ना रेड है। तो इसलिए वो अपने तई ये फैसला कर रहे हैं कि वो भी देख रहे हैं हालात का रुख कहाँ जा रहा है। अब वो चेकमेट भी हो चुके हैं, क्योंकि पंजाब की लेवल के ऊपर जो अपोजिशन ने पत्ता खेला है, वो पत्ता खेला है अलीम खान और जहांगीर खान को अनाउंस कर दिया है। इससे जाहिर बात है काफ की तो वो जो नैया है वो तो तकरीबन डूबते ही डूब रही है, कि उनका ये ख्याल था वो वजीर आला बन जाएंगे। इस वजह से आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई क्लियर कट पोजीशन है एमक्यू और काफ की, जो कि बड़ी अहम इत्तेहादी हैं, अभी भी वो हैं। लेकिन जो वक्त करीब आए बात का, और जो ही पंजाब के अंदर मजीद मुस्तहकम होगी ऑपोजिशन की पोजीशन, तो आप देखेंगे ये भी स्विच कर जाएंगे। जी मीर साहब, आप समझते हैं जो इस वक्त हुकूमती हलीफ जमातें हैं, इत्तेहादी हैं हुकूमती,
उनका वजन आज तक की सूरत हाल में ऑपोजिशन की तरफ मैं एक बढ़ता बात नजर आ कह दूं, एक बात जी एक जी बात कह ब्रिगेडियर दूं। साहब। जी शायद फारूक हमीद कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं क्विकली हेलो। बात कर, देखें हम वर्ल्ड ऑफ आइडियलिज्म में रह रहे हैं, हम आइडियलिज्म में रह रहे हैं। इमरान खान को हमें समझना चाहिए उसकी पर्सनालिटी को, वो एक रियलिस्टिक है, वो एक रियलिस्ट है और एक नेशनलिस्ट टाइप सोच वाला आदमी है। जब वो वर्ल्ड लीडर्स को मिलता है तो क्वाटी चप्पल पहनता है, शलवार कमीज पहनता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई ऐसा लीडर हुआ? ये उसकी पर्सनालिटी है। आप उसको क्रिटिसाइज करें जो मर्जी के, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वो जब वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठता है तो वो ऐसे बैठता है जिस तरह कि वो उनका बराबर हो। हमने तो माजी में अपने तमाम लीडर देखे हैं, जो भी हो ठीक माजी की, वो ठीक तो ऐसे ब्रिगेडियर वर्ल्ड साहब, लीडर्स के सामने बैठते हैं बिल्कुल जैसे ठीक आपका कि पॉइंट है। हम वाकई सज्जाद मीर उनके साहब, गुलाम हो सर और वो हमारे जो है ऑपोजिशन वो मास्टर्स हो। किस तो तरफ खुदा जाती के देख लिए रहे हैं आप? इस शख्स की पर्सनालिटी को हमें समझना चाहिए। ही इज नॉट अ रवायती सियासतदान, प्लीज राइट कीप दैट इन माइंड। जी मीर साहब। असल में फारूक हमीद साहब बात तो कहीं और ले गए। अगर मैं भी उस तरफ चल पड़ा तो बहुत सी बातें कह जाऊंगा और कुछ ऐसी बातें भी कह जाऊंगा जो नागुफ्तनी होगी। अब उनको सोचना चाहिए कि आखिर इस वक्त जो युद्ध पड़ा हुआ है, जो मैदान गर्म है और जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान का मफाद क्या है। हमें किसी शख्स की कोहाटी चप्पल पर या आलमी रहनुमाओं के साथ बदतमीजी के साथ बैठने को कोई तारीफ नहीं करनी चाहिए। हमारा एक लीडर था जो पाँव पे पाँव रख के बैठ गया था एक अरब शेख के सामने, हुक्मरान के सामने, मलक के सामने, तो उसका क्या असर हुआ था। छोड़िए इन बातों को, इन बातों के बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बदतमीजी की जायज में आती हैं। वो सारी बात छोड़ दीजिएगा। और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आर्मी लीडर क्या समझते हैं इसके बारे में। मुझे इससे यह गर्ज है कि पाकिस्तान पे हम इससे क्या असरात ले रहे हैं और क्या असरात पड़ रहे हैं। ठीक, अब सवाल की मैं तरफ आते मीरा हैं साहब जी। इत्तेफाक करता हूँ। और आपका सवाल क्या था जी, मैं उसमें उलझ के रह गया हूँ। ऑपोजिशन के पलड़े में इत्तेहादियों का वजन बढ़ता देख रहे हैं आप? इस वक्त देखिए मेरे ख्याल में येलो बत्ती भी है होगी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है, देखिए मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों का ख्याल है और कुछ वो जो लोग हैं बाखबर लोग हैं वो कहते हैं ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है, लेकिन उनसे कहा गया है कि अभी वो खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, अभी उन्हें कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये भी हिकमत अमली का हिस्सा है। अगर पहले से ये बात लीक हो गई, पहले से बात पता चल गई, तो मालूम नहीं कि ये शख्स जो अब जलसे करने पर उतर आया है, जो गालिम गलोच पर उतर आया है, जो डी टॉक पर पहुंच गया है, वो क्या कर बैठे। आखिरी वक्त तक उसको जरा खामोश रखा गया है इस पूरे प्लान को जो बन चुका है। छुपा हुआ कुछ नहीं है, कोई पोशीदा नहीं है। ये उसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है कि डी चौक में जलसा होगा, ये होगा, हम डरा दें। कौन डरता है इन बातों से? इस जारियत से क्या फर्क पड़ता है? बाउंसर जो सर से कहीं ऊपर गुजर जाए, आसमानों में जाता हुआ, उस बाउंसर पे तो बैट्समैन बिल्कुल अनर्व रहता है। उसे पता होता है ये बाउंसर ना मुझे हिट करेगा ना मुझे आउट करेगा। तो ये वो बाउंसर है जो ना किसी को हिट करेगा ना किसी को आउट करेगा। जाने दीजिए इस बाउंसर को। तो मेरा ख्याल में इस बात की परवाह न कीजिएगा। और अपोजिशन का इस वक्त पलड़ा जो है अपोजिशन की तरफ है। और मेरा ख्याल में वो लोगों की राय गलत नहीं है जो ये समझते हैं कि उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आया। ऑपोजिशन के पलड़े में इत्तेहादियों का वजन अब तक है। सज्जाद मीर साहब, रजा रोमी साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, मोना आलम साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।